नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांवड़ मार्ग में खाद्य पदार्थ की दुकानों को लेकर। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थ की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा है कि ये गलत है। उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है। कौन मुसलमान कौन हिंदू, कोई कुछ बचेगा तो वो पहले इंसान है और किसी को खरीदना होगा तो वो खरीदेगा। ये गलत है, ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है यूपी में। कौन मुसलमान कौन हिंदू ये क्यों हम लोग लगाएंगे? इंसान इंसान की सेवा करेंगे। कोई फ्रूट स्टॉल बेचेंगे तो वो इंसान है, इंसान के वो जिसका इच्छा होगा खरीदेगा, नहीं करेगा। नहीं वो धर्म का वहां नहीं खरीदेंगे, इस धर्म का खरीदेंगे, ये गलत हो रहा। यही हिंदुस्तान के कल्चर को, भारत के कल्चर को। वहीं आईएमडी वैज्ञानिक सोमासेन राय ने बताया कि आज दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तर तेलंगाना, उत्तर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्व मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में तेज हवाओं के साथ 4-5 दिनों तक भारी होने की संभावना है। वहीं पूर्वी तट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पश्चिमी तट क्षेत्र में रेड अलर्ट है। मध्य भारत में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तर भारत में 22 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी आज और कल थोड़ी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर आप देखते हैं तो एक डिप्रेशन बन चुकी है आपका बंगाल की खाड़ी में ओवर उड़ीसा कोस्ट। अभी ये जो डिप्रेशन है ये धीरे धीरे अभी वीकेंड करेगा और थोड़ा वेस्टवर्ड मूव करेगा। मगर इसका जो साउथ वेस्ट सेक्टर में कल भी बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, आज भी होने की संभावना है। एरिया थोड़ा बदल जाएगा। कल जैसे हमारा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रियलाइज हुआ है उड़ीसा में, साउथ छत्तीसगढ़ में, ईस्ट विदर्भा में, आज हमारी उम्मीद है मेनली बारिश रहेगी आपका साउथ छत्तीसगढ़ और ईस्ट विदर्भा में, पूरा विदर्भा में और आसपास के क्षेत्र यानी कि नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तेलंगाना और नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, इन सभी जगह अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर तक होने की संभावना है। और एक जो वेदर सिस्टम है वो है एक सर्कुलेशन बन चुकी है गुजरात के तट पे, जैसे नॉर्थ अरेबियन सी में। ये साइसर भी बहुत डीप है और इसके चलते विंड्स ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो रहा है गुजरात रीजन के ऊपर, जिसके कारण से अगले 4 से 5 दिन तक हमारे गुजरात में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में। और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली, उसके बाद से थोड़ा डिक्रीज होने की संभावना है। ये जो हमने वार्निंग बताया, मतलब आपका वेस्ट कोस्ट में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में यहाँ पर रेड अलर्ट चल रहा है। बाकी सेंट्रल इंडिया और वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया में ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में खास अभी वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हेवी रेनफॉल है जिसके चलते हमने येलो अलर्ट जारी किए हैं। कल से जो सिचुएशन रहेगा, सिस्टम जितना इंटीरियर में प्रवेश करेगा, जो बंगाल की खाड़ी वाले जो सिस्टम बताया, तो आपका धीरे धीरे बारिश ईस्टर्न साइड में कम होता जाएगा। मगर आपका विदर्भा और ईस्ट और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अति भारी वर्षा का जो सिलसिला जारी रहेगी। मगर केरला, कोस्टल कर्नाटका, इन सभी राज्य में धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगा। और साथ ही साथ बारिश बढ़ने लगेगा आपका नॉर्दर्न डायरेक्शन में, यानी कि उत्तराखंड में कल परसों हमने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का चेतावनी जारी किए हैं, रेड अलर्ट भी जारी किए हैं कल के लिए और परसों के लिए। और बाकी पूरा रीजन में, नॉर्थ इंडिया में परसों में यानी कि 22 जुलाई को हमारी उम्मीद है कि भारी वर्षा जरूर होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर कहीं कहीं आइसोलेटेड रेनफॉल भी हो रही है, पर पूरी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं कि, तो क्या कल से हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी बारिश दिल्ली एनसीआर वालों को हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में आएगा? देखिए, जब भी एक कोई सिस्टम मूवमेंट होगा वहाँ पर, तभी हमारा बारिश का अमाउंट बढ़ेगी। अभी का जो आज का, जैसे आज या कल का स्थिति है, ऐसे मानसून ट्रफ के कारण से
ईस्ट स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्टर्लीज और जो गुजरात वाली साइड है उसके कारण से भी स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्लीज आ रही है आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में। हमारी उम्मीद है कि आज और कल लाइट रेनफॉल रहेगी, परसों से मॉडरेट रेनफॉल यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से लेकर। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थ की दुकान पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार अगर तत्कालीन कोई विज्ञापन निकालती है तो सभी को मानना होता है। सांसद कपिल सिब्बल के बयान पर भी उन्होंने अपना बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे और उनके आदेश क्या रहे। उन दिनों के ऑर्डर देखते हुए तो लिखा गया है कि नेम प्लेट लिखा होना चाहिए। कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह जी के इन आदेश को कोई देख ले। राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। आपको लगता है जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? अब ये समीक्षा का विषय होगा। अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, इस तरह के ऑर्डर लाते हैं। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था, मैं संतोष जी से कहूँगा एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख लें ऑर्डर, ये ऑर्डर देख लें। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये ऑर्डर है मनमोहन सिंह जी की सरकार। ये देखिए, जिसमें स्पष्ट है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी जरा मनमोहन सिंह के इस रिपोर्ट को देख लीजिए। डेट भी बता दूंगा, अगर आपको डेट भुला गए हैं तो डेट भी बता दूंगा। यहाँ तो लोग। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने COP 26 की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारे देश की दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता है उसे व्यक्त किया है। उन्होंने पंचमृत कार्य योजना के अंतर्गत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य कहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। मोदी जी ने अभी ग्लासगो में संपन्न हुई COP 26 की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारे देश की दुनिया के लिए प्रतिबद्धता है वो प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत से जो कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही एक लंबी दीर्घकालिक योजना 2070 तक 2070 तक देश को नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रो उत्पादन और उद्योगों में जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत के साथ ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी भी स्थापना करने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए जो सब्सिडी प्राप्त हो रही है, समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग है वो तेजी से बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थ की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का भी बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को सही नहीं मानता हूं क्योंकि इससे विदेश में देश की छवि धूमिल होती है। साथ ही कहा है कि ये मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा पे जितने भी दुकानदार हैं सब पे नेम प्लेट लगाना जरूरी है। नहीं, ये मैं देखो इसको सही नहीं मानता हूँ इस बात को,
क्योंकि इससे विदेशों में देश की छवि धूमिल होती है। अब हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग भी तो बाहर बहुत बैठे हैं, अगर वो अपने देश में ऐसा कानून बना दें, ऐसा ऑर्डर कर दें, तो कैसा फील होगा। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि खराब होती है। इससे इस तरह की नहीं करना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल मानना है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि कठिन और पवित्र धार्मिक की आस्था को सुरक्षित बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए, उस पर विपक्षी बयानबाजी बंद करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट करके कहा है कि किस तरीके की दिशा में विकसित भारत को लेके जा रहे हैं। कठिन एवं पवित्र धार्मिक यात्रा की आस्था की सुचिता एवं सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए उठाया गया यूपी सरकार का कदम सराहनीय है। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर खिलवाड़ एवं राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है, उस पर बयानबाजी बंद करें। वहीं उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थ की दुकानों पर लगी नेम प्लेट पर पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने कहा है कि हमारा संविधान सामने समान अधिकार देता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। भाजपा संविधान का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने सही कहा है कि अगर वे 400 सीट पार करते हैं तो वे संविधान को नष्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि इस चुनाव में उन्हें वोट देने वाले लोगों को यह संकेत मिल गया होगा कि वे किसी भी कीमत पर संविधान को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। वे मुसलमान दलितों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। यूपी ने ऑर्डर निकाला कि जो भी मुसलमान दुकान कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं वो दुकानें बंद करें, खाली हिंदू वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियारात देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी, और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मध्य रेलवे CPRO धनराज नीला ने बताया कि हर साल की तरह मध्य रेलवे इस साल भी गणेश भक्तों की सेवा के लिए करीब 202 स्पेशल ट्रेन चलाई है, और साथ ही बताया कि गणेश महोत्सव जो है वो 7 सितंबर को होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए यह स्पेशल ट्रेन जो है वो 1 सितंबर से चालू हो जाएगी। इन ट्रेनों की बुकिंग कल यानी कि 21 जुलाई से भी शुरू हो जाएगी। इसमें हर साल की तरह मध्य रेलवे ने इस साल भी गणेश भक्तों की सेवा के लिए करीब 202 स्पेशल गाड़ियां, जो रेगुलर गाड़ियों से अतिरिक्त वो चलाई हैं। ये गणेश जी का जो उत्सव है वो 7 सितंबर को होने वाला है। तो उस उत्सव को ध्यान में रखते हुए कोंकण के सारे गणेश भक्तों के लिए ये जो स्पेशल ट्रेन्स हैं ये चालू होंगी 1 सितंबर से।
इन सारी गाड़ियों की जो बुकिंग है वो 21 जुलाई तारीख से, मतलब कल से सभी गाड़ियों की जो बुकिंग करनी है या बुकिंग है वो शुरू हो जाएगी। इसमें अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सावंतवाड़ी के लिए 18 ट्रिप प्लान की गई है, जो रात में 12:30 बजे CST से निकलेंगी और दूसरे दिन सुबह करीब 12 बजे सावंतवाड़ी और कुडाल में पहुंचेंगी। उसी के साथ साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रत्नागिरी के लिए भी 18 ट्रिप्स चलाई गई हैं। ये गाड़ियां सुबह 11:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलेंगी और रत्नागिरी को ये गाड़ियां जो रात में 8 बजे के करीब करीब रत्नागिरी पहुंचेगी और साथ ही में वापसी की जो जर्नी है ये रत्नागिरी से सुबह 4 बजे शुरू होगी और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में दोपहर में 11:30 बजे उसी दिन ये गाड़ियां पहुंचेगी। इसके साथ साथ में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कुडाल के लिए भी 18 ट्रिप प्लान की गई हैं। ये गाड़ियां लोकमान्य तिलक टर्मिनस से शाम में 9 बजे निकलेगी और कुडाल में ये गाड़ियां सुबह 9:30 बजे दूसरे दिन पहुंचेगी। इनके साथ में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सावंतवाड़ी के लिए चलाई जाएंगी। इनके भी कुल 18 ट्रिप्स हैं, किंतु वापस आते समय ये गाड़ियां LTT तक आएगी। ये गाड़ी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सुबह 8:20 पे निकलेगी और उसी दिन रात में 9 बजे ये गाड़ी सावंतवाड़ी में पहुंचेगी। इसके साथ में एक दीवा से चिपलून मेमो, जो कि यात्रियों की काफी डिमांड की वजह से फिर से एडिशन की गई है, ये दीवा से सुबह चलेगी 7:15 बजे, रोज सुबह 7:15 बजे चलेगी और ये गाड़ी चिपलून पहुंचेगी दोपहर में 14 बजे और मतलब दोपहर में 2 बजे और साथ ही में उसी वक्त पे 3:30 बजे से चिपलून से वापस ये गाड़ी चलेगी। ये गाड़ी भी 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक चलाई जाएगी। प्रतिदिन ये गाड़ी रहेगी। इसी के साथ साथ में कुछ ऐसी भी गाड़ियां चलाई गई हैं जो सीमित दिनों के लिए है। इसमें एक LTT से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कुडाल के लिए गाड़ी चलाई गई है। ये गाड़ी संख्या है 01185। ये गाड़ी LTT से रात में 12:45 बजे मतलब 12:45 पे निकलेगी और कुडाल दोपहर 12:30 बजे पहुंचेगी। ये गाड़ी 8 ट्रिप अपनी करेगी। ये केवल सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन चलाई गई है। ये गाड़ी शुरुआत की जाएगी 2 तारीख से और 18 तारीख तक इसकी 8 ट्रिप की जाएगी। 8 ट्रिप आने की और 8 ट्रिप जाने की, इस तरह इसके भी 16 ट्रिप कुल मिलाकर हो जाएंगे। और साथ ही में एक LTT से कुडाल, ये 3 ट्रिप इसके भी नोटिफाई किए गए हैं। ये गाड़ी चलेगी 3 तारीख को, 10 तारीख को और 17 तारीख को, ताकि गणेश भक्तों की ज्यादा से ज्यादा अपने गांव में या अपने जगह पे पहुंचने के लिए हम लोग मदद कर सके। ये गाड़ी भी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12:45 रात में निकलेगी और कुडाल को दोपहर में 12:30 बजे पहुंचेगी। ये सारे गाड़ियों को कुल मिला के हम लोगों ने गणेश भक्तों के लिए 202 स्पेशल ट्रिप्स चलाई हैं, 101 जाने के लिए और 101 आने के लिए। और इसके साथ में हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कोंकण रेलवे के साथ मिलके कि इन गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा समय से चलाएं और यात्रियों की सुविधा जो है उसको मद्देनजर रखते हुए इन गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से किया जाए। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विपक्षी अपनी खामी को छुपा रहा है। बिहार में त्वरित कार्रवाई होती है, पहले वही लोग ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और आज जब ऐसे लोगों पर दबिश बढ़ रही है तो फिर वो चिल्ला रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था का राज कायम है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आपराधिक कोई संरक्षण नहीं है। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर दबिश बनी हुई है। वो अपनी खामी को छुपा रहे हैं। वहां त्वरित एक्शन होती है और बिहार लॉ एंड ऑर्डर में आजादी के समय नंबर 1 स्टेट था। विगत कालखंडों में जो प्रतिपक्ष का आज शोर मचा रहे हैं, तो वही लोग ये घटना को अंजाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दे रहे थे और ऐसे लोग पर जब दबिश बढ़ रही है तो वो फिर चिल्ला रहे हैं और बहुत जल्द
बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, त्वरित गति से एक्शन हो रही है। बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी को कहीं संरक्षित नहीं। आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध, भ्रष्टाचार, इस चारों पर पूरी तरह से दबिश बनी हुई है। वो अपनी खामी को छुपा रहे हैं, वहां त्वरित एक्शन होती है और बिहार लॉ एंड ऑर्डर में। वहीं इंडिया गठबंधन पर आक्रोश मोर्चा पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था गड़बड़ नहीं है, विपक्षी पार्टी झूठ मूठ का माहौल बना रही है। 2005 से पहले के काले अध्ययन को छुपाने में लगी हुई है। साथ ही आरजेडी जो है वो हिस्से में है, हिम्मत में है। तो लोगों को बताया कि 2005 से पहले बिहार में कैसा राज चलता था। साथ ही वहीं पूरी यूपी में कांवरियों पथ पर दुकान के मालिक पर नाम दर्ज करने को लेकर मांझी ने कहा कि मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता हूं, वह बेवजह लागू लोग तुल दे रहे हैं। पूरे प्रदेश कार्यालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाई उसको लेकर प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। उनका काम है, वो करते रहें। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, अस्फुट घटनाएं घटती है, उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले, उसको झुठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे, कैसे होते थे। आज उस प्रकार की बात नहीं है और जो भी हो रहा है एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। यूपी में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर जो नियम लाए गए हैं उसको लेकर क्या कहिएगा मांझी जी, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी और चिराग पासवान दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कौन विरोध कर रहे हैं, क्या है, उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है, इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। वहीं विपक्ष आज बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विरोध मार्च कर रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हम भी जा रहे हैं और उसी विरोध मार्च में शामिल भी होंगे। वहीं असम के सीएम द्वारा कहे जाने पर कि राहुल गांधी को जनसंख्या नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बस जा रहे हैं विरोध मार्च में। हेमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। इस तरीके का बयान दे रहे हैं असम के सीएम राहुल गांधी को लेकर। इसी तरह के लोग मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो इस तरह का हास्यास्पद बयान देते हैं बचाना। लेकिन कल सीएम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज में अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक युवक ने प्यार के जाल में फंसाकर युवक ने 2 साल से एक लड़की के साथ यौन संबंध बनाकर युवती के साथ खेल खेलता रहा। साथ ही आपको बता दें कि युवती को सुल्तानगंज के किसी होटल में ले जाकर मौखिक रूप से शादी रचा ली। शादी लड़की के साथ खिलवाड़ करता रहा। जब लड़की ने घर जाने की बात कही तो युवक ने घर ले जाने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर पीड़ित लड़की जो है वो प्रेमिका के घर पहुंच गई। प्रेमिका के घर के पास हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित लड़की के प्रेमी मनीष कुमार को बुलाया गया, जहां पे उसको लेकर लड़की पक्ष और लड़का पक्ष में जो है वो परिजनों में जो है वो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुल्तानगंज पुलिस को जानकारी मिलते ही वे
हो रहे दो पक्षों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा को शांत कराने का प्रयास किया गया। साथ ही घंटों चल रहे इस ड्रामे के बाद भागलपुर महिला थाना प्रभारी किरण सोनी ने जोर जबरदस्ती कर प्रेमिका को उठाने का प्रयास किया। प्रेमिका घर से नहीं निकलने की बात कर रही थी। वहीं किरण सोनी द्वारा महिला पुलिस के सहयोग से घसीटते हुए प्रेमिका को गाड़ी में बिठाकर रेफर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतरीन इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पीड़ित लड़की ने सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर 5 नवंबर 2023 को सुल्तानगंज थाना से इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन पीड़ित लड़की का कहा नहीं सुना गया। थाने में उन्होंने कहा है कि थाने में मिली शिकायत आवेदन को नहीं लिया गया। साथ ही हाई वोल्टेज ड्रामा मनीष कुमार उर्फ अमन को बचाव करते हुए पीड़ित लड़की को घर भिजवा दिया गया। लड़की को ना तो इंसाफ मिला, ना ही उस पर कार्रवाई चली। आगे उन्होंने क्या कुछ हुआ ये देखते हैं। लड़की है वो हमको फोन की कि हमारे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार हुआ है, लड़के ने हमारे साथ शोषण करके और शादी हमसे कर लिया और अब रखना नहीं चाहता है। तो ये दुर्भाग्य बातें तो हैं महिलाओं के लिए, खासतौर से गलत मैसेज जाता है, दूसरी बहन बेटियों के लिए गलत मैसेज जाता है। कल को कोई इस तरह से घटना करके और वो मुंह छुपा के भगता फिर रहा है तो वो गलत है। हम चाहेंगे कि उनको स्वेच्छा से वो लड़का रख ले, शादी करके घर में उसका घर बसाए, सुखी जीवन यापन करे। अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, इस आधार पर लड़का क्या कर सकता है? वहीं बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में महागठबंधन द्वारा बिहार शरीफ शहर में आक्रोश मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि विरोध मार्च बिहार शरीफ के कई हिस्सों में निकाला गया। साथ ही केंद्रीय मैदान से निकलकर अस्पताल चौक भैंसासुर होते हुए सराहना लिए पहुंचा गया, जहां कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष साथ ही जिला अधिकारी को अपने मांगों के साथ संबंध ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन दिनों बिहार में अपराध चरम पर है। सुशासन के राज में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। वहीं आए दिन लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं भी घट रही है, जिस पर अंकुश लगाने में सरकार विफल हो रही है। अगर सरकार को अपराध में अंकुश लगाने में नामांकन हो रहा है तो ऐसे सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। आज आम जनता बढ़ते अपराध से सशस्त्र हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में ही आए दिन हत्या, लूटपाट और साथ ही अपहरण जैसी घटनाएं भी घट रही है। आंदोलन कर रहे हैं हम लोग आज जो आंदोलन कर रहे हैं तो सबसे पहले आक्रोश मार्च हम लोग निकालेंगे। पूरा बिहार में आज का दिन पूरा बिहार में आक्रोश मार्च हर एक जिला में निकलेगा और जो हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण का इतना बढ़ोतरी हुआ है कि कहना मुश्किल है। जो डबल इंजन का सरकार है उनसे संभल नहीं रहा है बिहार। इसी के चलते हम लोग जो आक्रोश मार्च आज निकाल रहे हैं। और जो वीआईपी लोग हैं, जैसे पूर्व मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री थे, उनका पिताजी का हत्या की गई, निर्मय हत्या किया गया। ये नहीं जो देखने का विचित्र आपको देखने से भयभीत होंगे। इसी के चलते आज वीआईपी लोग को सुरक्षा नहीं है तो आम जनता तो त्राह मांग रहा है। उसी के उद्देश्य से आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और यहाँ से हम लोग कलेक्ट्रेट तक पैदल जाएंगे और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। बिहार में अभी आए दिन एक नया घोटाला हो रहा है, आए दिन पुल पुलिया गिर रहे हैं मौजूदा सरकार के। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यह कहना चाहते हैं कि वो जो पुल पुलिया गिर रहा है तो उसका जो हाइट होता है
बढ़िया प्रकार से डाला नहीं गया। जितना उनका लेंथ हाइट चाहिए उतना नहीं हो पाया होगा, और नहीं तो मटेरियल में इसमें कौन जिम्मेदार है, अफसरशाही है या फिर सरकार? इसमें तो अफसरशाही ही है और सरकार ही दोषी है, इसलिए कि उनका मॉनिटरिंग किया जाता तो इस दशा नहीं होती। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बिंद, वीआईपी पार्टी जिलाध्यक्ष। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर महागठबंधन ने पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकालकर विरोध जताया है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के चरखा पार्क से मोतिहारी समाहरणालय डीएम कार्यालय तक महागठबंधन के घटक दल राजद, कांग्रेस, वीआईपी और साथ ही लेफ्ट पार्टी द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। इसी को लेकर महागठबंधन आज आक्रामक मूड पर है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन सरकार विफलताओं को गिनाते हुए जुट रहा है। आपको बता दें कि इसी को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने प्रतिरोध मार्च जमकर नारेबाजी की है। राजद के जिला अध्यक्ष और साथ ही विधायक मनोज यादव ने कहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए सरकार की विफलताएं हैं और हम लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। वे दूसरी तरफ पूर्व मंत्री शमीर अहमद ने भी प्रतिरोध मार्च में शामिल होते हुए कहा है कि बिहार में अपराधिक बेखौफ होकर घूम रहे हैं, साथ ही निर्दोष को फंसाया जा रहा है। मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति को फंसाया है, इसे लेकर गहन जांच होनी जरूरी है। हम लोग लगातार यहाँ के एसपी साहब से भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। ये दुख की बात है। और मुकेश सहनी जी के पिता का हत्यारा पुलिस हड़बड़ाहट में है और किसी को किसी तरह पकड़ करके किसी तरह बगैर सबूत को उसे अपराध पकड़वा ले रहा है। तो ये दुख की बात है। कल मुकेश सहनी जी ने बताया कि हम इस जांच में संतुष्ट नहीं है और यहाँ पे जो जांच आया और वो अपराधी बेल के लिए भी फाइल कर रहा है। और यहाँ के आप देखे होंगे कि जब से एनडीए का सरकार है तब नीतीश कुमार या भाजपा के संगठन में जो सरकार चल रही है, प्रतिदिन किसी न किसी जिला में हत्या, लूट, इसके खिलाफ हम लोग पर उतरे हैं। स्वतः पब्लिक विरोध कर रही है। महाजंगल राज कायम हो गया है। नीतीश कुमार जी का एक बार समाप्त हो गया है। जो सुशासन का डंका पीटते थे, आज दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। सुरेश यादव यहाँ के लोकप्रिय जिला पार्षद थे, दिन दहाड़े गोली मार दी। अभी तक मुख्य हत्यारा नहीं पकड़ा है, उसको भी फांसी होना चाहिए। मुकेश सहनी के पिताजी के हत्यारा को और सुरेश यादव के हत्यारा को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी दीजिए। नीतीश जी अब गद्दी पर बैठने की भाजपा में जब से नीतीश जी शामिल हुए हैं, उनका मानसिक संतुलन अभी सही नहीं है, दबाव में काम कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? महाजंगल राज सब खत्म होगा। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं होगा तो हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे और जेल भरो अभियान 25 तो बाद में है। पहले बिहार को बचाना है, महाजंगल राज को समाप्त करना है और कानून का राज कायम करना है। सत्ता से हम लोग चैन में नहीं करना। रोड पर उतरे हैं। स्वतः पब्लिक विरोध कर रही है। महाजंगल राज कायम हो गया है। नीतीश कुमार जी का एक बार समाप्त हो गया है। जो सुशासन का डंका पीटते थे, आज दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।